नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, ये यूपी पैट का जो घमासान चल रहा है, इसी घमासान के मध्य में लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं और इसी क्रम में आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को इकट्ठा किया हुआ है। साथियों, ये प्रश्न तो 30 हैं, बट जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊँगा, तो उससे ये क्वेश्चन जो है 100 से लेकर 120 तक बन जाएंगे। आपको पढ़ना है, आपको समझना है ये 30 से 120 क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं। यदि साथियों आप पहली बार चैनल पर आए हैं या नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथियों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है? विकल्प दिए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साथियों, भारतीय संस्कृति में वैदिक सभ्यता में 4 वेदों की चर्चा की गई है और चारों वेद आपके सामने हैं। इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और उसके बाद यजुर्वेद आता है, उसके बाद सामवेद आता है और सबसे नवीन वेद जो माना जाता है, सबसे बाद का वेद माना जाता है, वो अथर्ववेद माना जाता है। और इन वेदों के संबंध में एक शब्दावली और है, वो है वेद त्रयी। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सा वेद शामिल होते हैं? तो साथियों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद जो है वो वेद त्रयी में शामिल होते हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं होता है। साथियों, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, संगीत का जनक कौन से वेद को माना गया है? तो साथियों, संगीत का जनक सामवेद को माना गया है। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प सी, सामवेद। अगला प्रश्न है, ग्रेट बाथ किस सैंधव पुरास्थल से मिला है? विकल्प दिए गए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और कालीबंगा। साथियों, जब तक मैं आंसर बताऊं, आप भी प्रयास किया करिए कि कौन सा आंसर इसका सही रहेगा और चेक कर लिया करिए, अपने आप को लिखकर नोट कर लें कौन सा विकल्प ठीक है और बाद में मैच कर लें कि सही गया या नहीं। तो ग्रेट बाथ, तो साथियों बृहद स्नानागार, एक बहुत ही बड़ा स्नानागार ये मिला है सिंधु सभ्यता में, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है और ये मिला है साथियों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी में। और साथियों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों सैंधव पुरास्थल हैं जो सबसे पहले खोजे गए थे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा खोजा गया था 1921 में और मोहनजोदड़ो 1922 में। तो जो है हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। और साथियों, ये जो 2 हैं धौलावीरा और कालीबंगा, ये भारतीय सैंधव पुरास्थल हैं जिनकी लोकेशन हमारे इंडिया में है। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? साथियों, बुद्ध के बचपन का नाम या मूल नाम सिद्धार्थ था और ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और तपस्या करने चले गए थे। तो इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। साथियों, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस नदी के तट पर हुई थी? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी, निरंजना नदी। निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, फाल्गु नदी भी आ सकता है विकल्प में। और साथियों, अगर ऋजपालिका नदी की बात करें तो इसका संबंध महावीर स्वामी से है। महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो ऋजपालिका नदी के तट पर हुई थी। और अनोमा नदी का संबंध गौतम बुद्ध से है। अनोमा नदी के तट पर गौतम बुद्ध ने अपना सिर मुंडवाया था और हिरण्मती नदी भी गौतम बुद्ध से संबंधित है। इस नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक के चतुर्दश बृहद शिलालेख कितने स्थानों से मिले हैं? विकल्प दिए हैं 4, 8, 12 और 14। साथियों, अशोक के चतुर्दश बृहद शिलालेख ये अशोक की 14 राजाज्ञाएं हैं जो उसने अपने राज्य के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर शिलाओं पर लिखवाई हैं, जिन्हें चतुर्दश बृहद शिलालेख कहा जाता है, 14 बड़े शिलालेख कहा जाता है। और ये शिलालेख हैं, ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? साथियों, ये भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम नामक इनकी पुस्तक है और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन रहे थे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? विकल्प दिए अरबी, तुर्की, फारसी और यूनानी। तो साथियों, मुगल जो थे
वो तो जैसे बाबर यहाँ आया सबसे पहले और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर जो था वो चगताई तुर्क था, चगताई तुर्क था। और तो इस हिसाब से ये तुर्क हुए। और इन्होंने, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है तुझो के बाबरी, वो तुर्की भाषा में लिखी है। तो इनकी जो मूल भाषा थी वो तुर्की थी, लेकिन यहाँ शासन स्थापित कर लिया है। और शासन की जो भाषा थी, इनकी दरबारी भाषा थी या जैसे राजभाषा कहें, वो फारसी थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, फारसी। अगला प्रश्न है, चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर किसके शासन में वसूले जाते थे? विकल्प दिए हैं शिवाजी, कृष्णदेव राय, मुर्शिद कुली खां और फिरोज शाह तुगलक। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक ये टैक्स हुआ करते थे, कर हुआ करते थे, और इन्हें वसूलने का काम करते थे शिवाजी। शिवाजी ने चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूल किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए। कृष्णदेव राय की अगर बात करें, कृष्णदेव राय भी एक हिंदू राजा थे जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी और महान राजा रहे हैं। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया है। अष्ट दिग्गज। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। मुर्शिद कुली खां की बात करें तो ये बंगाल का पहला नवाब था, और ये जो है इसने अपने आप को मुगल वंश से अपने आप को अलग कर दिया, स्वतंत्र घोषित करके स्वयं नवाब की उपाधि धारण की थी और बंगाल का पहला नवाब बना था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये तुगलक वंश का तीसरा शासक था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? साथियों, अंग्रेज जो यहाँ आए थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में हुई थी। और इस पर जो अनुमति मिली थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, या जिनको एलिजाबेथ टेलर भी कहते हैं, उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान की थी। और प्रारंभ में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति जो मिली थी वो 15 वर्षों के लिए मिली थी। और सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो यहाँ जहांगीर के समय आया था और इसने जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर ली थी और सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेस के गरम दल का नेता नहीं था? विकल्प दिए हैं बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। साथियों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, और इसकी जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस के संस्थापक जो है वो A.O. ह्यूम को माना जाता है। साथियों, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस 2 पार्ट में बट गई, गरम दल और नरम दल में। तो साथियों, गरम दल के जो प्रमुख नेता थे उन्हें शॉर्ट में लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल लाला लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्र पाल और बाल जो है बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल पाल ये 3 जो प्रमुख नेता थे ये गरम दल के नेता थे कांग्रेस के, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, उदारवादी नेता थे। तो साथियों, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है, कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज कहा जाता है? विकल्प दिए हैं A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, लॉर्ड डफरिन और दादा भाई नौरोजी। तो साथियों, कांग्रेस जो थी वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। लॉर्ड डफरिन के प्रयासों से ही कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, और A.O. ह्यूम एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो WC बनर्जी के अध्यक्षता में हुई थी, और दादा भाई नौरोजी भी उस पहली उसमें अधिवेशन में शामिल रहे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प सी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं जौनपुर, आगरा, बाराबंकी और फैजाबाद। साथियों, अटाला मस्जिद सरकी वंश के शासनकाल में बनी थी। जौनपुर में सरकी वंश के सरवर मलिक उर्फ ख्वाजा जहाँ ने सरकी वंश की नींव डाली थी, और इसी सरकी वंश के शासनकाल में इब्राहिम शाह शासक के समय जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो साथियों, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
विकल्प दिए हैं अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर और दिल्ली। तो साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो जो स्थित है वो है दिल्ली में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए हैं 30 जनवरी, 28 फरवरी, 3 मार्च और 8 मार्च। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और 30 जनवरी की साथियों अगर बात करें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस की जो मनाने की परंपरा शुरू हुई है वो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित पड़ोसी देश नहीं है? साथियों, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है और इस पर जो देश स्थित हैं उनमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सब देश हैं वो भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। तो साथियों, इनमें से चीन भी जो है भारत की स्थलीय सीमा पड़ोसी देश है, भूटान भी है और म्यांमार भी है। ये तीनों देश भारत की स्थलीय सीमा पर उसके पड़ोसी देश हैं। बट श्रीलंका है तो पड़ोसी देश, बट ये स्थलीय सीमा पर नहीं है, ये जलीय सीमा पर है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल राशि है जिसे हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, इसलिए श्रीलंका भारत की स्थलीय सीमा पर न होकर जलीय सीमा पर स्थित पड़ोसी देश है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? विकल्प दिए 1947, 1971, 1980 और 1991। साथियों, बांग्लादेश का जो अस्तित्व में आने की बात कही जा रही है तो भारत विभाजन के दौरान 1947 में ये पाकिस्तान के रूप में भारत से अलग हुआ था। तब 1947 में इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश ने अपने आप को पाकिस्तान से स्वतंत्र करा लिया और स्वतंत्र रूप से 1971 में बांग्लादेश के रूप में ये अस्तित्व में आया। तो साथियों, विकल्प बी 1971 इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? विकल्प दिए येन, टका, यूरो, पौंड स्टर्लिंग। तो साथियों, विकल्पों के अनुसार अगर बात करें तो येन जो मुद्रा है वो जापान की है, वो जापान की मुद्रा है। टका बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की है। और यूरोपीय संघ की कंट्री हैं उनकी है। और ब्रिटेन की मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लिस्बन किस देश की राजधानी है? साथियों, देश है उनकी राजधानियों से भी क्वेश्चन आने हैं, दिवसों से भी क्वेश्चन आने हैं, मुद्राओं से क्वेश्चन आने हैं। तो पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा किया है। सारा सिलेबस जो है इसमें एक एक वीडियो में उतार रहा हूँ। लगातार आप वीडियो देखते रहिए और ये जो पैट का जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो कुछ भी आने वाला है इन्हीं वीडियो से आने वाला है। सारे प्रश्न आपके इन्हीं वीडियो से फंस जाएंगे और आप आराम से प्रश्नों को हल करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो साथियों, लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो साथियों, लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की राजधानी है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर अन्य देशों में विकल्पों में जो देश दिए गए हैं उनकी बात कर लें तो इटली की राजधानी रोम है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मैड्रिड है। इस तरह से चारों राजधानियाँ ये तैयार हो गई आपकी। लिस्बन जो राजधानी है वो पुर्तगाल की है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का 22वां राज्य निम्न में से कौन सा है? विकल्प दिए हैं गोवा, छत्तीसगढ़, सिक्किम और उत्तराखंड। तो साथियों, 22वां राज्य जो भारतीय संघ का है वो है विकल्प सी सिक्किम। सिक्किम इस प्रश्न का सही आंसर है। सिक्किम जो है पहले शाही राज्य हुआ करता था और इसे भारत में सम्मिलित करने के लिए 2 संविधान संशोधन किए गए थे। एक किया गया था 35वां संविधान संशोधन और एक किया गया था 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1975 में हुआ था। 1975 के इस 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया और ये 22वां राज्य बना था। साथियों, और गोवा की बात करें तो गोवा जो है भारत का 25वां राज्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये जो है 26वां राज्य है, 26वां राज्य है। और उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। इस प्रकार से भारतीय राज्यों का जो क्रम है वो इस प्रकार है। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प सी सिक्किम।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प दिए हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष और 4 वर्ष। साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और तो साथियों विकल्प इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, 6 वर्ष। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और साथियों बताते चले, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो 245 है और अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 250 हो सकती है और इनमें से सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश से आती है और वो है 31। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति कितनी निर्धारित है? साथियों, लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, दोनों संसद के दोनों सदनों में अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति जो निर्धारित की गई है वो 10वां भाग। कुल सदस्यों का 1/10 भागों की सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर ऐसा होगा 1/10 भाग सदस्य या 10वां भाग सदस्य उपस्थित रहेंगे तो सदन की कार्रवाई चालू रहेगी और अधिवेशन गठित किया जा सकता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जर्मनी में सबसे पहले भारतीय तिरंगा किसने फहराया था? विकल्प दिए हैं मदर टेरेसा, एनी बेसेंट, मैडम भीखाजी कामा और सरोजिनी नायडू। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा मैडम भीखाजी कामा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी में 1907 में सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। बट ये तिरंगा आज के जैसे तिरंगा नहीं हुआ करता था, उसके कलर कोई दूसरे थे और वहाँ पर जो कांग्रेस चल रही थी, सोशलिस्ट कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस चल रही थी, उसमें मैडम भीखाजी कामा ने भाग लिया था और वहाँ पर भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं अजमेर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो साथियों, हवा महल जयपुर में स्थित है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प दिए हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, द हेग में है और इसमें जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। विकल्प डी 9 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मिस्र की राजधानी कहाँ है? विकल्प दिए हैं नैरोबी, काहिरा, हरारे और अदिस अबाबा। तो साथियों, मिस्र एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप में ये देश है और इसकी राजधानी है काहिरा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और साथियों, अगर अन्य विकल्पों की बात कर लें तो नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है, ये भी अफ्रीका का देश है। हरारे जो है वो जिम्बाब्वे की राजधानी है, जिम्बाब्वे की राजधानी है, ये भी एक अफ्रीकी देश है। अदिस अबाबा जो है इथियोपिया की राजधानी है, इथियोपिया की राजधानी है और ये भी एक अफ्रीकी देश है। इस अफ्रीकी देशों की राजधानियाँ दी गई हैं नैरोबी, काहिरा, हरारे और अदिस अबाबा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी काहिरा। अगला प्रश्न है, उद्गम स्थान पर गंगा को किस नाम से जानते हैं? विकल्प दिए हैं भागीरथी, पद्मा, मंदाकिनी और अलकनंदा। तो साथियों, गंगा का जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से गंगा निकलती हैं और एक्चुअल में जो गंगा की जो धारा है वो प्रारंभ में गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से निकलती है, वो भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों का संगम जब देवप्रयाग में होता है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। कौन सी नदियां हैं? अलकनंदा और भागीरथी। इन दोनों के संगम देवप्रयाग में होने पर उसके बाद जो संयुक्त धारा चलती है उसे गंगा कहते हैं। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डोडा बेट्टा किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? विकल्प दिए हैं अनाई मलाई, सतपुड़ा, नीलगिरी और अरावली। तो साथियों, डोडा बेट्टा जो पर्वत चोटी है वो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी।
नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है। इसे नीलगिरी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन भी कहा जाता है। तो साथियों, अन्य विकल्पों में अगर बात करें तो अनाई मलाई की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मुड़ी है। अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी को दक्षिण का एवरेस्ट भी कहा जाता है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ है। धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है, ये धूपगढ़ है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो साथियों, डोडा बेटा किसकी बनी? नीलगिरी की। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया और चिली। साथियों, विकल्पों में दिए गए चारों के चारों देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं ये। और आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में ही, महाद्वीप में ही है। कौन से देश में है? तो साथियों, ये चिली में है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? विकल्प दिए हैं अभ्रक, एल्यूमिनियम, लोहा और चांदी। तो साथियों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों, एल्यूमिनियम जो है बहुत ही मजबूत और हल्की धातु है। इसका उपयोग हम विद्युत तार बनाने, बर्तन बनाने और विभिन्न व्हीकल्स के या और जो वाहन हैं उनके पार्ट्स बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। तो साथियों, बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर जो देश आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो साथियों, बॉक्साइट किसका अयस्क रहा? एल्यूमिनियम का। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? विकल्प दिए हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम। तो साथियों, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। सुंदरबन डेल्टा जो गंगा नदी के मुहाने पर बनता है, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदर वन जो है वो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं। और साथियों, बताते चलें, गुजरात में मैंग्रोव वनस्पति को कच्छ वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न भी है यही, निम्न में से किसे कत्थक साम्राज्ञी कहा जाता है? विकल्प दिए हैं मृणालिनी साराभाई, हेमा मालिनी, सोनल मानसिंह और सितारा देवी। तो साथियों, कत्थक एक शास्त्रीय नृत्य है और ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पूछा जा रहा है कत्थक साम्राज्ञी किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी सितारा देवी। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।